हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते आप सबको। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरएचएस का एग्ज़ाम 27 मई को यानी कि ठीक 2 दिन बाद होने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का पेपर। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और अब मैं आरएचएस में मतलब स्टडी कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको जो अपना PYQ है हमारा लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, ये हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम बायो वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं और अगर आप लोगों को फिज़िक्स या केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी डिस्कस करना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वो भी सॉल्व करेंगे। वैसे ये सॉल्व्ड है ऑलरेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। तो हम सबको पता है जो फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल की बॉडी है वो कहाँ पे फ्यूज़ होती है, हाइलम मतलब वो पोर्शन है जहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज़ हो जाती है फ्यूनिकल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज़ ब्रॉट अबाउट बाय। तो ये पूछ रहे हैं कि जो वाटर हायासिंथ और वाटर लिली जो है वहाँ उनमें पॉलिनेशन कैसी होती है। तो जो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पॉलिनेशन होती क्या है। पॉलिनेशन होती है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारा एंथर रिलीज़ करता है, ठीक है। तो एंथर ने जो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ किए, वो पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पर जाकर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो वहाँ पे जाके पहले स्टिक करते हैं, तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस होता है। तो ये बस ये पूछ रहे हैं कि पॉलिनेशन कैसी हो रही है, यानी जो एंथर ने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं वो कैसे स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपको इसका नाम देख के लग सकता है, वाटर हायासिंथ इसका नाम है, तो आपको लगेगा हाँ ये वाटर के मीडियम से ही होता होगा। पॉलिनेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जो पोलन ग्रेन्स बने हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि फ्लावर है ना, फ्लावर कई टाइप्स के होते हैं, वो आप पढ़ोगे तो वो हम मतलब सेपरेट अगर आपको क्लास लेनी हुई तो वैसे अभी टाइम बहुत कम बचा है तो हम PYQ फटाफट डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनेशन कई टाइप्स की होती है क्योंकि फ्लावर कई टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन के लिए जो मीडियम यूज़ होते हैं वो मेनली यहाँ पे लिखे हुए हैं, वाटर, बैट्स, इंसेक्ट और विंड और बर्ड्स की। ये जो इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन्स एंथर से लेके जाएगा और जाके फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका, उसमें भी जो पार्ट है स्टिग्मा, वहाँ पे जाके रिलीज़ कर देगा। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपको लग सकता है कि वाटर हायासिंथ है तो वाटर के मीडियम से होता होगा, पर नहीं, यहाँ पे आंसर इंसेक्ट और विंड है। हवा के माध्यम से ये इंसेक्ट करवाता है, दोनों हो सकता है, मतलब दोनों के ज़रिए पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोरी सेल्स इनटू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। जो रिलीज़ होते हैं स्पर्मेटोजोआ का सर्टोरी सेल्स से, फ्रॉम वो सर्टोरी सेल्स में उनका हेड जो है वो एम्बेडेड रहता है, यानी धंसा हुआ रहता है। तो वो तब तक रहता है जब तक स्पर्म को रिलीज़ नहीं होना है। जब स्पर्म को रिलीज़ होना है तो उसके बाद वो सर्टोरी सेल से उसका हेड बाहर निकलता है और कैविटी में निकल आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, क्योंकि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं। तो फिर वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो टेस्टिस का पार्ट है। तो फिर जो वो कह रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म कैविटी में आ जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन होता है वो प्रोसेस जब सर्टोरी सेल से वो बाहर निकल के कैविटी में आ जाएगा। उसके बाद फर्दर वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर निकलेगा, तो उसको पूरा मतलब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो और अगला हमारा 70th क्वेश्चन है, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड विच इज़ रिच इन। तो जो हमें सबको, आपको पता ही होगा कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके बाद कोलेस्ट्रम बनता है, मतलब मदर के मिल्क में होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स से निकलता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं किस में रिच होता है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो वो होती हैं IG एंटीबॉडीज़। और जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ड्यूरिंग मतलब जब फीटस मदर के पेट में ही होता है, मतलब सॉरी, जब फीटस यूट्रस में होता है तो यूट्रस से ही प्लेसेंटा के थ्रू वो बेबी में चली जाती हैं, वो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चा बर्थ के बाद ग्रहण करता है, यानी बर्थ के बाद वो जब मिल्क उसको मिलता है मदर का, तो कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसके अंदर IG एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को इनिशियल जो उसकी कुछ मतलब 1 मंथ वगैरह का टाइम है उस टाइम पीरियड में उसको
इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि बच्चा तो अभी जस्ट पैदा हुआ है, तो फिर उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, तो फिर उसको आईजी एंटीबॉडीज़ मदर के मिल्क के द्वारा मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव फर्स्टली कॉन्ट्रासेप्टिव ही क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव वो मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब इनकेस अगर किसी का पहले ही बच्चा है, रिसेंटली हुआ है, तो 3 ईयर्स तक तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 3 ईयर का गैप होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड साइड में। तो फिर उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो पूछ रहे उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है इनमें से। नॉट लिखा है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ नॉट नहीं लिखा है, क्योंकि इतने से में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ यूज़र फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, क्योंकि यूज़र के फ्रेंडली होगा तो यूज़र यूज़ करेगा ना, वरना थोड़ी यूज़ करेगा। और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हाँ उसको इजीली मिल जाना चाहिए। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लीस्ट और नो साइड इफ़ेक्ट्स, यानी या तो उसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हो या हो ही ना, और इरिवर्सिबल होना चाहिए। ये जो है वो गलत है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का। यानी वो कह रही हैं कि अगर वो इरिवर्सिबल होगा तो फिर उनको कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, पर हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोकना है। इनकेस हो सकता है उन्हें फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो, बेबी कंसीव करना हो, तो फिर इरिवर्सिबल होगा तो फिर वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। जैसे इरिवर्सिबल मेथड्स में हमारे 2 आते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं, ये मेल्स में होती है, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल्स में होती है। इसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यानी ट्यूबेक्टोमी ना नाम से ही पता चल रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाइट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तो आपको ऐसे आएगा, मतलब एग्जैक्ट मैं अभी इतना सारा क्लियर नहीं कर सकती, बस मैं आपको बता सकती हूँ कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सिमिलर किस में होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। एक होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट डोमिनेंस। जो कंप्लीट डोमिनेंस होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है कि पूरी तरह डोमिनेंसी शो करना, यानी जो पेरेंट्स के एक पेरेंट्स के कैरेक्टर है या दोनों के एक के जो मतलब जो कैरेक्टर्स थे वो कम्प्लीटली शो हो गए प्रोजेनी में, यानी उनके बच्चों में। तो लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होता है जिसमें पूरे कैरेक्टर्स सिमिलर सेम टू सेम नहीं आए हैं, तो उसमें जो फिनोटाइपिक रेशो है, यानी फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस कि जैसे वो दिखते हैं उसका जो रेशो होता है, और जो जीनोटाइपिक रेशो है, जीनोटाइपिक रेशो यानी जो उनके जीन्स का रेशो है, स्मॉल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, टॉल, ऐसे वाले होते हैं ना, तो वो कह रहे कि उसमें जो है वो रेशो सेम रहता है। और कितना रहता है, 1:2:1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैरियोटाइप। वो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, जैसे XX होता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, और XY होता है तो बॉय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जब जिनको लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है उनका कैरियोटाइप कैसा होता है, यानी उनमें XX होता है, XY होता है, कैसा होता है। तो उनमें XX और Y होते हैं, यानी फीमेल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और मेल कैरेक्टर भी, क्योंकि यहाँ पे Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम मतलब जो लास्ट वाला पोर्शन है चैप्टर का, ये हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेट वीडियो में, उससे पहले मैं अभी पोस्ट करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA, वो कह रहे हैं mRNA किस किस में होता है। तो बैक्टीरिया में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में mRNA मिलता है। तो आंसर बोथ 1 और 2 जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था, वो कह रहे कौन सा जो लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था जिसको कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो जो लास्ट क्रोमोसोम है हमारा वो क्रोमोसोम नंबर 1 था। वैसे तो क्रोमोसोम जो होता है 22 होते हैं, और एक जो दूसरे क्रोमोसोम होते हैं
और एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो दूसरे वाले होते हैं उनको वो सारे दूसरे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो सेक्स डिसाइड करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में आ सकते हैं कि हाँ, जो लास्ट क्रोमोसोम है सीक्वेंस हुआ है वो हो सकता है लास्ट वाला हो ना, 23 वाला होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, जो कि 2006 में उसको मतलब सीक्वेंस किया गया था, उसके बारे में पूरा पता लगाया गया था कि वो उसमें क्या क्या कैसे कैसे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये इसलिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट थी, 29 ठीक है, 2968 जीन प्रेजेंट थी, इसलिए इसको जो सीक्वेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसीलिए जो हमारा आंसर है लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो क्रोमोसोम नंबर 1 जाएगा, जो कि हुआ था 2006 में। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द जेनेटिक कोड इज़, जब कुछ अमीनो एसिड्स हैं एक कोडोन, एक से ज़्यादा कोडोन उन्हें कोड कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। और ओवरलैपिंग कहते हैं कि ये तो जो वोबल्ड है ये सब तो टर्म्स आई नहीं है, उसमें नहीं आई, अनएम्बिगुअस आया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज, वो थी कीमो हेट्रोट्रोफ। ये ऑटोट्रोफ क्यों नहीं है, क्योंकि तब ऑक्सीजन वगैरह नहीं प्रेजेंट थी, तो प्लांट्स वगैरह ऑक्सीजनिक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज कीमो हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ यानी वो अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन कर रहे थे। कैसे, वो भी वहाँ पे ऑटोट्रोफ नहीं है और ना ही वहाँ पे वो है, यहाँ पे कीमो है। कीमो मतलब केमिकल्स के ज़रिए। फोटो ऑटोट्रोफ होता तो क्या होता, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, यानी O2 की प्रेजेंस में। तब O2 ही प्रेजेंस नहीं थी, वो सबसे पहले जब निर्माण हुआ धरती का तब O2 नहीं थी, इसलिए तब वहाँ पे केमिकल हेट्रोट्रोफ के ज़रिए फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई थी, ठीक है। बाद में जाके फोटो हेट्रोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ ऐसे करके स्टार्ट हुआ था सब। विच स्पीशीज इज बिलीव टू बी फर्स्ट टू यूज स्टोन टूल्स। तो NCERT में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया ही नहीं है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, तो यहाँ पे इन्होंने उसके बाद होमो हैबिलिस लिखा था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद, तो आंसर करेक्ट ये जाएगा। होमो इरेक्टस नहीं थे, नेएंडरथाल्स भी नहीं थे और होमो सेपियंस भी नहीं थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टोन के टूल्स जो है वो यूज़ करने स्टार्ट किए थे। तो इसमें मतलब काफ़ी सारी वो रही थी कन्फ्यूजन्स, लास्ट ईयर जब था 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी थी बहुत सारी। विच स्पीशीज इज बिलीव टू बी फर्स्ट टू यूज़, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। हमने 2 पढ़े, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। तो उसमें होता क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो अफेक्ट होती है। लिम्फेटिक वेसल्स कौन सी वेसल्स होती है, जो लिम्फ लेके जाती है, यानी ब्लड में जो ब्लड का ही पोर्शन होता है, लेकिन उसमें RBC प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कलरलेस होता है। और जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो इसमें भी जो स्पेसिफिकली है ना, वो हमारे लोअर पोर्शन है ना, जो लोअर लिम्ब है, वो वाली लिम्फेटिक वेसल अफेक्ट होती हैं। तो आपने देखा होगा एलिफेंटियासिस होता है, वो इसी का एग्जांपल है, वो NCERT में बना हुआ है। तो वही बोल रहे हो कि वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये डिसीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज़ करवाता है, ठीक है। इसमें से आ सकता है टाइफाइड भी आ सकता है, इस बार कुछ भी आ सकता है। तो एड इज़ वाइडली डायग्नोस्ड बाय एलिसा टेस्ट से पता है हमें कि हम पता कैसे करते हैं किसी को एड्स है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट। तो जो एलिसा टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो द फॉलोइंग इज एन विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड में किया जाता है, आप सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और क्रोमेटोग्राफी तो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, क्या लिखा हुआ है, ओपियोइड। हाँ, ओपियोइड वाला कॉन्सेप्ट जो है पदार्थ है वो मॉर्फिन होता है, जो ओपियोइड से बनता है, ठीक है। और ये भी आप पढ़ के जाना, लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। और एक हाँ ये वाला भी इम्पोर्टेंट है जो वहाँ पे दिया हुआ है ना, उस चैप्टर में स्टैटिन्स हैं और भी हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया एक, तो ये एक और भी है वो लैक्टिक एसिड वगैरह सब दिया हुआ है। वो एक बार मैं मतलब बनाऊँगी दोबारा, अभी एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। तो स्मैक इज़ अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द
हाँ, जो स्मैक है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, जो दवाई ड्रग मतलब वैसे ड्रग है ये, तो लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम। तो इसके लेटेक्स से, लेटेक्स वो एक मतलब थोड़ा ऐसा सब्सटेंस होता है, थोड़ा विस्कस होता है और लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। उससे मतलब वो बोल रहे हैं कि पापावर सोमनीफेरम का जो प्लांट है उससे स्मैक ऑब्टेन की जाती है, उसके भी लेटेक्स है, ठीक है। स्टैटिन यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, वो बोल रहे हैं कि स्टैटिन्स किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब स्टैटिन्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गी बैक्टीरिया यीस्ट वायरसेस, वो यीस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। काम किस में आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको लोअर करते हैं, कम करते हैं, इसलिए स्टैटिन्स दिए जाते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे स्टेप हैं, तो जो पहला स्टेप है वो कौन सा है, सेडिमेंटेशन है, यानी कि जो भारी भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर रह जाता है, क्योंकि भारी चीज़ें तो नीचे बैठेंगी, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्यूलो वायरस डू नॉट शो होस्ट स्पेसिफिसिटी, तो वो शो करते हैं, क्या नहीं शो करते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी उनको जिस होस्ट के अंदर जाना है वो उसी के अंदर ही जाएंगे, इसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। और नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस हैं उनकी, और इफ़ेक्ट्स ऑन नॉन टारगेटेड पैथोजेंस। वो बैक्यूलो वायरस हैं वो नॉन टारगेटेड पैथोजेंस को नहीं मारते हैं, उनका जो टारगेट है वो उसी को मारेंगे। यूटिलिटी इन IPM प्रोग्राम, जो द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से नहीं थे, वो कह रहे इनमें से कौन सा जो है वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। कॉस्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर वो होते हैं जिसके साथ हम जो अपना न्यूली फॉर्म्ड हम फॉर्म करते हैं बायो, जो DNA हम लाइगेट करते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं, जो कि होस्ट के अंदर लेके जाता है हमारे जो DNA को, जो भी हमने मतलब बनाया होता है बायोजेनेटिक जो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया होता है, तो वो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है, जो साल1 है वो नहीं हो सकता है, वो वेक्टर नहीं है। साल1 एक क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब साल1 एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, वहाँ पे कट किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे लाइगेट किया जाता है, वो एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, वो एक वेक्टर नहीं है। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज टू प्रेसिपिटेट आउट द प्योरीफाइड DNA इज़, जो आइसोलेशन करते हैं उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो जो एक प्रोसेस होता है कि जो DNA है वो प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी नीचे बैठ जाए, अलग हो जाए उसमें से, तो उसको आउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज, कौन सा केमिकल हम डालते हैं कि जिससे प्रेसिपिटेट होके हमारा जो DNA वो नीचे हो जाएगा, तो हम क्या डालते हैं, चिल्ड यानी ठंडी इथेनॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर RN इको R1 इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये इको आर की फुल फॉर्म क्या होती है, ई कोलाई होता है, तो फिर एस्चर्चिया कोलाई, ठीक है। तो आर क्या है, ई तो वो हो गया नेम है, ठीक है, एस्चर्चिया तो क्या हो गया, जीनस हो गया, और कोलाई क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। पर उन्होंने क्या पूछा है, आपको ये मतलब तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, चारों एक्चुअली। तो उन्होंने क्या पूछा है, आर क्या इंडिकेट करता है, आर स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, RY13 जो था वो स्ट्रेन था, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं ना, तो 1 क्या करता है, 1 इंडिकेट करता है कि ये पहला एंजाइम था जो एस्चर्चिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन में से निकाला गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो बायो के 34 आते हैं। इन RNAi टेक्निक जीन्स आर साइलेंस यूजिंग कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। DS RNA से जो है हम जीन्स को साइलेंस करते हैं, एक मैकेनिज़्म है पूरा जो प्लांट्स में किया जाता है, और मतलब पूरा एक टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। मैरिज बिटवीन ए कलर ब्लाइंड मैन एंड ए नॉर्मल वुमन प्रोड्यूसेस, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चलो आप सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्चुअली जो इस क्वेश्चन है ना उसमें कंट्रोवर्सी थी इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने करियर मान के सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि वो कैरियर थी, आई मीन कि वो कैरी करती थी डिसीज़ को, कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज़ है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है वुमेन वाज नॉर्मल। तो फिर अगर नॉर्मल से करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा,
और मतलब जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था ये, तो जब हमने नॉर्मल से किया था तो इन चारों में से नहीं आ रहा था, कोई आंसर नहीं आ रहा था। तो चलो हम कैरियर मान के कर लेते हैं सॉल्व एक बार। तो हम जो है एक्स सी जो है, वेट मैं आपको करके दिखाती हूँ, पहले इसको रब कर ले। जो फीमेल है वो कैरियर है, तो हम उसे सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो उसके लिए हम फीमेल्स में जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं तो एक्स ही एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी अगर इस वाले पे भी होता ना तो वो कैरियर नहीं होती, तो वो डिसीज़्ड होती, क्योंकि ये जो है डिसीज़ है वो एक्स लिंक्ड है, इसीलिए उसको प्रेजेंट होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होना पड़ेगा, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम लिंक डिसीज़ है ये, तो इसीलिए फीमेल जब उस पर नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हमने एक को नॉर्मल लिया है, एक को कलर ब्लाइंड क्रोमोसोम लिया है, ठीक है। तो मेल को हम कैसे करेंगे, एक्स वाई, मेल में एक ही एक्स होता है, तो उसको डिसीज़ आने के लिए सिर्फ एक एक्स ही काफ़ी होगा। मतलब अगर उसके एक ही एक्स होता है ना उसमें, तो मतलब अगर उसको डिसीज़ है तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें एक सेपरेट पेज पर इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमने जो हमारे वहाँ पे बनाए थे एक्स और एक्स सी फीमेल थी, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम उसका नॉर्मल था, एक जो था कैरियर था। तो यहाँ पर जो हमारा मेल का क्रोमोसोम हो गया एक्स सी, और जो दूसरा हो गया वो क्या हो गया, सॉरी वाई, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स और एक्स सी मिलकर क्या बनाएंगे, एक एक्स सी आ गया, यहाँ से हमें बस मिलाना है इसको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स सी एक्स, ठीक है। और ये वाला एक्स अब इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे होगा एक्स और वाई, यहाँ पर नॉर्मल आ गया, ठीक है। और ये अब इसकी बारी, एक्स सी क्या होगा, ये देखिए 2 एक्स सी आ गए, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। और ये क्या हो गया, एक्स सी वाई, ठीक है। तो हम अब इससे जो जीनोटाइप आया है, यानी जो इसको जीनोटाइप बोलते हैं, तो उससे अब हम फिनोटाइप का पता लगाएंगे। तो देखिए हमारा जीनोटाइप क्या आया, ये मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कलर आपको पता लगेगा ना, कलर डिफरेंस रहेगा तो ठीक है। तो ये क्या है, एक्स सी एक्स, ठीक है, एक्स सी यानी वो कैरियर है। तो डबल एक्स क्रोमोसोम किस में होते हैं, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं गर्ल में, यानी क्या होगी, कैरियर, ठीक है। कैरियर के लिए हम सी या ऐसे यूज़ कर रहे थे, कैरियर हो गई, क्योंकि अगर उसको डिसीज़ प्रोड्यूस करना है तो दोनों एक्स पे होना चाहिए, यानी जैसे कि यहाँ पर है। तो ये क्या हो गई, कलर ब्लाइंड, यहाँ डिसीज़ नहीं लिखते हम, कलर ब्लाइंड लिख लेते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंड बी, ठीक है। और ये इसको तो एक ही पर होना चाहिए था, बस एक पर है इसकी, तो ये भी कलर ब्लाइंड है, सी बी, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ये देखिए ऑप्शन है, ऑल करियर डॉटर्स 50% नॉर्मल डॉटर्स, ऐसा तो नहीं है, ना, एक डॉटर करियर है बस, बाकी एक कलर ब्लाइंड है, एक बच्चा मेल भी कलर ब्लाइंड है, तो और एक क्या है, नॉर्मल भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है हमारा। फिर कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है, ये देखिए 50% करियर डॉटर्स 50% नॉर्मल डॉटर्स, 50% करियर एंड 50% नॉर्मल, नहीं नॉर्मल तो था ही नहीं, हमारे में क्या था, एक करियर थी, एक कलर ब्लाइंड थी, ये ऑप्शन भी कट हो गया। 50% कलर ब्लाइंड सन्स, हाँ एक कलर ब्लाइंड सन था, 50% नॉर्मल सन्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैच करता है। ऑल करियर ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकता, क्योंकि सारे करियर नहीं है, मेल तो कलर ब्लाइंड है ही है, एक डॉटर भी, मतलब बॉय भी कलर ब्लाइंड है और गर्ल भी कलर ब्लाइंड है, और एक कैरियर है, और एक जो है वो बॉय नॉर्मल है, तो ये वाला डी ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन बचा, एक कलर ब्लाइंड सन हो गया, एक्स सी वाई था जो, और एक हमारा ऊपर वाला नॉर्मल आया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक करियर डॉटर, ये नॉर्मल बॉय है, और जो ये है ये कलर ब्लाइंड डॉटर है, और ये कलर ब्लाइंड बॉय है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन में दिया है 50% कलर ब्लाइंड सन है, 50% नॉर्मल सन है, तो ये ऑप्शन मैच करता है। वैसे इसमें कंट्रोवर्सी थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि वुमेन कैरियर है या नहीं है,
उन्होंने नॉर्मल लिखा है यहाँ पे वुमेन को। पर जैसा कि इनकी लैंग्वेज में अगर हम सोचें तो नॉर्मल का मतलब ये मतलब हो गया कि वो डिसीज़ नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम शो नहीं कर रही है, मतलब उसके फिनोटाइप में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जीनोटाइप में उसके ऐसा है। तो फिर हमने जीनोटाइप अपने हिसाब से बना लिया कि वो कैरियर होगी, ठीक है, सॉरी कैरियर होगी। एन अन शेप पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट, जो घड़े के आकार का होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रही एज पिरामिड है, वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को करता है कि वो ऐसे होती है, देखिए ऐसे, पहले बड़ा फिर ऐसे घड़े के आकार का बन गया ना मटका, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो पिरामिड होते हैं वो ऐसे रहते हैं, नीचे जाते जाते ब्रॉड होते जाते हैं, ठीक है, यानी तो इन्वर्टेड क्या होगा फिर, इन्वर्टेड होगा जो नीचे जाते जाते डिक्लाइन करेगा, ये बड़ा था, ये उससे छोटा हो गया, उससे और छोटा हो गया, ये हो गया बिल्कुल इन्वर्टेड, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, मेरीन में, ठीक है, लेक में भी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड। तो जो फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल की वो किसने की है, रैबिट ने की है। वैसे हमारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, तो जो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको तो हम जीपीपी कहेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है वो उनका जो उनको रेस्पिरेशन के लिए अपने लिए चाहिए होता है वो माइनस करके जो बचता है वो नेट प्रोडक्टिविटी होता है, वो आगे जाता है सेकंड लेवल पर। तो सेकंड लेवल पर कौन आ गया, हमारा रैबिट आ गया। तो रैबिट ने वो नेट प्रोडक्टिविटी को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, उसके बाद उसने प्रोडक्शन किए, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी में नहीं आएगा वो, यहाँ पे प्राइमरी वर्ड है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ प्राइमरी वर्ड है ना, प्राइमरी इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेकेंड लेवल पर तो सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या है इसमें से, पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री। करेक्ट पूछा उन्होंने, ये ऐसा पार्थेनियम नहीं है, पार्थेनियम तो उल्टा हमारे लिए खतरा है जो बाहर से आई है, तो ये नहीं ऑप्शन। अफ्रीकन कैटफिश इज़ नॉट ए थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिश, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अफ्रीकन कैटफिश है जो हमारी इंडिजीनियस कैटफिश है, पुरानी जो हमारी कैटफिश है उसको खतरा पैदा कर रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्टेलर सी काउ इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो आजकल हमें स्टेलर सी काउ नहीं देखने मिलती है। कहाँ पर वैसे वो देखने को मिलती थी, रशिया में, लेकिन आजकल वो नहीं देखने मिलती है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। लैंटन इज़ पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, लेंटेना, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ऑप्शन स्टेलर सी काउ एक्सटिंक्शन हो चुकी है उसकी, वो है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इज कैरिड आउट बाय। तो जो प्रोलिफरेशन होती है एंडोमेटेरियम का, प्रोलिफरेट होना, वो कौन से हार्मोन से होता है, वो एस्ट्रोजन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर। पीसीआर यानी मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स तो चाहिए होते हैं हमें, डीएनए टेम्पलेट भी जिसपे आगे डीएनए के न्यू डीएनए जो है वो फॉर्म होगा, टैग पॉलीमरेज भी चाहिए होता है, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज इसका नाम है। हमें हेलिकेज एंजाइम चाहिए। हेलिकेज क्या करता है, जो डीएनए की कॉइलिंग होती है उसको ब्रेक करता है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करवाना, हम तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट लाए हैं, उसके ऊपर हम प्राइमर्स लाएंगे, तो ऐसे करके हम एक न्यू जो डीएनए है उसका पीस सिंथेसाइज करेंगे। तो इसलिए हमें हेलिकेज नहीं चाहिए, हमारे पास पहले डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, हमारे पास सिंगल टेम्पलेट है, तो ठीक है। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको गिफ्ट बोलते हैं, इज़ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। गिफ्ट किन फीमेल्स में किया जाता है, गैमीट का इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी फैलोपियन के अंदर हम गैमीट को डाल रहे हैं। तो जब कौन सा गैमीट डालेंगे हम, ये दोनों हो सकते हैं, या स्पर्म भी हो सकते हैं, ओवा हो सकता है। मोस्टली केसेस में ओवा होता है, क्योंकि स्पर्म तो नेचुरली वहाँ फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, वो यूट्रस से होते हैं फैलोपियन ट्यूब में ही जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन भी है जो फैलोपियन ट्यूब में ही हो, जो कई बार आईवीएफ किया जाता है
इन विवो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की जाती है वो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो गैमीट डाल रहे हैं। विट्रो कर हम गैमीट नहीं डालते, हम जाइगोट डालते हैं, और हो सकता है वो हम फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है जाइगोट, उसके बाद नीचे आता है यूट्रस में और इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हुई है और फर्टिलाइजेशन भी गैमीट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन भी वहीं होगी। तो ऐसा जो गैमीट है वो हमने फेलोपियन ट्यूब में डाला है, फर्टिलाइजेशन और बाकी के आगे के जो भी प्रोसेस हैं वो आगे यूट्रस वगैरह के वो वहीं होंगे। मतलब फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा, वो सारे नॉर्मल प्रोसेस जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा किन फीमेल्स के केस में किया जा सकता है, ऐसा उन फीमेल के केस में किया जा सकता है क्योंकि देखिए उनका यूट्रस नॉर्मल है। अगर यूट्रस नॉर्मल नहीं होता तो फिर तो वो जो कहते हैं सैरोगेसी वो करवानी पड़ती, ठीक है, और उनका बाकी फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, बाकी सब ठीक है। अगर सही नहीं होता, फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होती, स्पर्म वहाँ रीच आउट नहीं कर सकता होता, तो हम वहाँ सिर्फ गैमीट नहीं रखते, हम सीधा जाइगोट को ही ट्रांसफ़र करते, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करते, जो भी करते। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, हु सर्वाइकल कैनल डज नॉट अलाउ पैसेज फॉर स्पर्म। अगर सर्वाइकल कैनल पैसेज अलाउ नहीं कर रहा है तो हम तो डाल ही गैमीट रहे हैं, हो सकता है हम स्पर्म भी डाल रहे हो साथ में, लेकिन हम मतलब ओवम ही डालते हैं मोस्टली केसेस में। तो फिर ऐसा तो ये तो क्वेश्चन एकदम ऑप्शन गलत हो गया। हु कैन नॉट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट ही नहीं है तो फिर हम गिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है और हम गैमीट डाल रहे हैं, यानी हम फर्टिलाइजेशन से पहले की चीज़ डाल रहे हैं। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बाद की चीज़ यानी जाइगोट डालते हैं तो हम मान सकते थे कि हाँ जाइगोट डाल रहे हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र हो रहा है, जिफ्ट कहते हैं जिसको। तो अगर जिफ्ट हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वहीं हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, हम सिर्फ गैमीट डाल रहे हैं। वो फेल टू प्रोड्यूस ओवम, हाँ ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि हम गैमीट डाल रहे हैं और उसमें गैमीट की कमी। अगर हम ओवम डाल देंगे तो हम इंसेमिनेशन करेंगे, इंसर्शन करेंगे, तो ओवम जाके हमने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, स्पर्म वहाँ जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, बाकी सारे प्रोसेस एकदम नॉर्मली होंगे। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हु फेल टू रिटेन फीटस। अगर वो फीटस ही नहीं कैरी कर पा रही है तो हम गैमीट क्यों डाल रहे हैं, आगे जाके तो फीटस ही बनेगा ना और यूट्रस में ही रिटेन होगा, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो बस लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड। जो एंडोस्पर्म है वो सीड जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मैच्योर सीड है, पूरा सीड का मतलब मैच्योरेशन हो गया है, तो किस में परसिस्ट करता है, यानी बचा हुआ अभी भी एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या है, कैस्टर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना, एस्ट्रेन, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आस्टेन बैक्टीरिया टू एस्ट्रेन। फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट, कौन सा एंजाइम जो है इनहिबिट करता है आस्ट्रेन को एस्ट्रेन में बदलने के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट करवाया था उस पर बेस्ड है। आस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हम डीएनए डाल देंगे तो डीएनए नष्ट हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे स्मूथ स्ट्रेन में वो रफ स्ट्रेन में ही ख़त्म हो गया ना, हमने डीएनए डाल दिया। तो फिर कौन सा एंजाइम रोक रहा है, डीएनए रोक रहा है। तो मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रोफिक लेवल इन एन एरिया एनी टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। जो मास है लिविंग मैटर का वो एक स्टैंडिंग स्टेट होता है, एक स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो इसका आंसर क्या है, मास के लिए जो यूज़ होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है, ठीक है। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। मैंने मतलब फर्स्ट ही वीडियो डाली है RHS के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली लास्ट ईयर का वो तो डिस्कस करना बनता है। तो आपको अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं, उसमें मैं बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाली हूँ। कल भी संडे है तो अच्छा खासा टाइम रहेगा, मतलब वैसे मैं भी कॉलेज जाती हूँ तो टाइम नहीं रहता है, हमारे भी अभी जस्ट आज इंटरनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। हो सकता है मैं आज ही पोस्ट कर दूँ नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो मतलब अच्छी चल गई क्योंकि अगर काम को सराहना मिलेगी तो ही कोई और आगे काम करेगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। और अगर हाँ आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी मतलब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जिस ईयर मैंने पेपर दिया था
तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको फ़िज़िक्स के फॉर्मूला भी डिस्कस करवा दूँगी। आपको अगर चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेनली फ़िज़िक्स में ना सिंपल सिंपल फॉर्मूला आते हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत ही हार्ड पूछ लेंगे। वैसे हो सकता है इस बार थोड़ा सा लास्ट ईयर से टफ आए, पर इतना टफ कभी नहीं आ सकता। और अगले ईयर से तो जैसे नीट के साथ ही हो रहा है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, उसका तो क्या ही कहना है, नीट के आपको पता ही है। तो फिर इस ईयर जो है आपके लिए ईजी है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेन मैं बात ये बोल रही थी कि फिज़िक्स के मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं ना, ज़्यादा नहीं ऐसे कि बहुत ही हार्ड वाले, बहुत ही लेंथी फार्मूलाज, ऐसे नहीं, सिंपल सिंपल फार्मूलाज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ1Q2/r²। हाँ, ये सिंपल फार्मूलाज, ऐसे फार्मूलाज पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा बहुत इसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, काफ़ी मतलब लिमिटेड पोर्शन से ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़े मतलब उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और फिज़िक्स इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं है, पहले तो न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं थे, लेकिन हमारे टाइम अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आए थे, पर पेपर बहुत इजी था, इतना टफ नहीं था। तो 33 आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हाँ, हम फिज़िक्स के फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। हो सकता है मैं, अगर आप लोग कुछ नहीं बताते हैं, आप लोग मतलब जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम के लिए जस्ट 2 डेज़ ही लेफ्ट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो फटाफट उसी पे कर लेंगे। वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा मतलब मुझे जैसे इंपॉर्टेंट पोर्शन लगते हैं वो अपलोड करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मतलब आप लोग उसी से अपना जो थैंक्स है वो पहुँचा सकते हैं। तो शुक्रिया।